स्टूडेंट्स, हमने आपको कल लहासा की ओर चैप्टर पर पढ़ाया था। राहुल साकृत्यानंद द्वारा लिखा गया है। ये एक यात्रा वृतांत है, क्योंकि वो यात्रा के नाम से, यात्री के नाम से जाने जाते हैं। जो लेखक हैं, ये घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने लिखा है राहुल साकृत्यानंद, क्योंकि ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे और जगह जगह जाकर वहाँ पर जो देखते थे उन्हीं पर वो अध्याय लिख देते थे। तो ये एक बहुत ही फेमस राइड लेखक हैं, और इन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो हमको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देते हैं। ठीक है छात्रों, आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो शॉर्ट यानी छोटे छोटे क्वेश्चन और उसके उत्तर मैंने आपको लिखे हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी आप दे पाएंगे। और हाँ, एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ना, क्योंकि मैंने संक्षेप में आपको इसका व्याख्या किया था। ठीक है छात्रों, हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। लहासा की ओर अध्याय के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। यह लेख राहुल जी की किस यात्रा का वर्णन है? तिब्बत यात्रा का वर्णन है। नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे। कब गए थे ये? 1929 से 30 ईस्वी में। इस लेख में लहासा का यथार्थ वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? कठिन रास्तों का। तिब्बत की राजधानी का क्या नाम था? लहासा। इस लेख में जानकारी मिलती है, यानी इस लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तिब्बती समाज की रीति रिवाज तथा सामाजिक स्थिति की। पहले नेपाल से तिब्बत जाने का क्या रास्ता, कौन सा रास्ता था? फरी कलिंगपोंग। व्यापारिक एवं सैनिक रास्ता होने के कारण बीच बीच में चौकियां एवं किले बने हैं। कहाँ पर बने हैं? फरी कलिंगपोंग में। चीनी फौज रहा करती थी, जहाँ चीनी फौज रहा करती थी। फौजी मकान अब गिरने के कारण किसने बसेरा बना लिया है वहाँ पर? किसानों ने। लेखक और उनके साथी चाय पीने रुके। कहाँ रुके थे? चीनी किले के पास। तिब्बत की विशेषता क्या थी? जात पात, छुआछूत, औरतें पर्दा नहीं करती थी। यानी वहाँ पर जात पात नहीं थी, छुआछूत नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थीं। तिब्बत में लोग घरों में घुसने नहीं देते थे। किसको नहीं घुसने देते थे? भिखारियों को। और जबकि आम व्यक्ति को अंदर जाने देते थे, और उन्हें चाय भी बनाकर घर की सास या बहू दे दिया करती थी। भिखारियों को घर में नहीं घुसने देते थे। क्यों? चोरी के भय के कारण। देखिए, मैंने कहीं कहीं इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि मैंने सीधे क्वेश्चन लिया और उसका सीधा आंसर लिख दिया है। तो आप ऐसे बनाकर इसको लिख सकते हैं या ऐसे ही उतार सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। घर की सास या बहू से चाय पी सकता था कोई भी अपरिचित, ठीक है, लेकिन भिखारी ना हो। जब लेखक और साथी आगे बढ़े तो एक आदमी क्या मांगने आया था? राहदारी, यानी राहदारी जो रास्ते पर चलते हैं। तो लेखक ने उन्हें क्या दिया? दोनों चिटें दे दी, जो उनके पास थी दोनों चिटें उन्हें दे दी। अगला, लेखक और मित्र शायद उसी दिन पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। कहाँ? थोंगला के। एक स्थान था थोंगला, वहां पहुंचे। थोंगला में किसके जान पहचान के लोग रहते थे? सुमति के। भिकमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। किसको नहीं मिली? लेखक को। लेखक को याद आया कि कितने साल पहले इसी रास्ते से लौटे थे वो? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले लेखक को ठहरने की जगह नहीं मिली थी। 5 वर्ष पहले ठहरे थे कहाँ? गांव के एक सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरे थे वो। लोग वहां शाम को क्या पीकर होश हवास खो बैठते थे? छंग बोलते हैं। छंग यानी दारू की तरह होती है, छंग पी के छंग बोलते हैं वहां पर। तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? डाडा थोंगला। डाडा थोंगला की ऊंचाई कितनी है? 16 से 17,000 फुट। एक भी गांव नहीं था। कहाँ नहीं था एक भी गांव? डाडा थोंगला में। ठीक है, नेक्स्ट। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ थी? डाडा थोंगला, क्योंकि वहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, रहने की जगह नहीं थी, आज दूर दूर तक गांव नहीं थे। कहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए स्वतंत्र घूमते हैं? थोंगला, मैंने आपको पढ़ाया था। अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक तिब्बत यात्रा के लिए किस भेष में निकले? भिकमंगों के भेष में निकले थे। लेखक तथा साथी क्या कहकर भीख मांगते थे? कुची कुची, यानी दया दया कहकर भीख मांगते थे। क्यों? क्योंकि उन पर कोई शक ना कर सके, इसलिए वो
कुची कुची दया दया कहकर भीख मांगते थे, जबकि उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं थी, पर वो गए थे। उन्हें इसी उसमें समझाया था, उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि वहाँ पर अगर जाना है, इतनी यात्रा करनी है, तो आपको भिखमंगे के वेश में ही जाना पड़ेगा। लेखक ने सुमति से क्या करने को कहा? घोड़े करने के लिए कहा, क्योंकि वो थक चुके थे। उन्होंने कहा अब घोड़े करने की आवश्यकता, अब हम घोड़े से यात्रा करेंगे। दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर कहाँ के लिए चल दिए थे? वो डांडे की यात्रा के लिए चल दिए थे। डांडे समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था? 18,000 फीट की ऊंचाई पर था, यानी उससे भी ज़्यादा, जो भी हम बात कर रहे थे। कौन से पहाड़ बिल्कुल नंगे थे? भीटे, यानी एक भीटे स्थान था, उसके पहाड़ बिल्कुल नंगे का मतलब है वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, प्लेन थे बिल्कुल। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से क्या सजाया गया था? डांडे के देवता का स्थान। लेखक रास्ता रास्ता क्यों भटक गए थे? रास्ते लिख दिया है, यह रास्ता। ठीक है छात्रों, लेखक रास्ता क्यों भटक गए थे? दूसरे रास्ते पर चले जाने के कारण। रास्ता भटककर कौन सा स्थान पीछे छोड़ दिया था उन्होंने? तो लंकोर का रास्ता उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेखक रास्ते में क्यों पिछड़ गए थे? घोड़ों की धीमी गति के कारण। लेखक और उनके साथी कौन से विशाल मैदान में थे? तिंगरी के मैदान में थे, तिंगरी स्थान था। तिंगरी को और क्या कहकर पुकारते हैं? समाधि गिरी। तिंगरी के आसपास के लोग किसके यजमान थे? सुमति के यजमान थे। सुमति मान गए और विशेष आदमी से मिलने किस ओर चल दिए थे? शेखर बिहार की तरफ चले गए थे, मतलब उन्हें कह रहे थे, तो वो मान गए थे वहां जाने के लिए। तिब्बत की जमीन कैसे बटी हुई थी? छोटे छोटे जागीरदारों में। जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा किसके अधीन था? मठों और बिहारों के अधीन था। जागीर के आदमियों के लिए क्या होता था? राजा के समान होता था। जागीर के आदमियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए राजा के समान था जागीरदार। जागीर की देखरेख कौन करता था? स्वयं जागीरदार तथा भिक्षु। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे कैसे थे? बड़े भद्र पुरुष थे। यहाँ भव्य मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी पोथियां रखी हुई थीं? 103 पोथियां रखी हुई थीं। एक एक पोथी में कितना वजन था? 15-15 शेर वजन था, यानी एक पोथी में 15 शेर, यानी 103 पोथी में कितने शेर वजन होगा आप लगा लीजिए हिसाब। यानी पहले किलो नहीं होता था, शेर बोलते थे। लगभग 1.25 किलो को एक शेर कहा जाता था। अब आप 15 शेर देखिए तो कितना किलो, यानी 10-12 किलो से भी ज़्यादा वजन था एक पोथी का। लेखक अपना अपना सामान पीठ पर बांध भिक्षु से विदाई लेकर कहाँ चल दिए? तिंगरी गांव की ओर चल दिए थे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हैं 50। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में इसी प्रकार लिख लेना, और चैप्टर यानी अध्याय को एक बार अवश्य पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको संक्षेप में इसकी कहानी बताई थी। क्योंकि आपने क्वेश्चन से ही देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न या उत्तर आए हैं जो मैंने कहानी में इसके नहीं बताए थे संक्षेप में जब मैंने आपको समझाया था। तो इस अध्याय को एक बार सरसरी निगाह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और परीक्षा में भी प्रश्न के उत्तर आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, आपने इन प्रश्नों उत्तरों को बड़े ध्यान से सुना, समझा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे एक बार, और इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखते हुए याद भी करेंगे। ठीक है छात्रों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होने वाले हैं, और अच्छे अंकों से पास भी होंगे तथा आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट अध्याय होगा, और उसे पढ़ाने के बाद हम उसके प्रश्न उत्तर इसी प्रकार मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आपको
आसानी से चैप्टर भी समझ में आ जाए और उसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आए, और आप भी इसे एक बार अवश्य पढ़ते रहें। अध्याय को भी ज़रूर पढ़ें एक बार। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।